आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर 39 पर, जिसको हम टेम्परेरी इंजेक्शन और इंट्रालोकेटरी ऑर्डर्स भी कहते हैं। इसकी मैं रीज़न बताऊंगा। इसकी मैं पहले सारी स्टेटमेंट आपको लिख दूं कि टेम्परेरी इंजेक्शन और इंट्रालोकेटरी ऑर्डर के बारे में भी बाद में बताता हूं। टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंट्रालोकेटरी ऑर्डर। इसमें बड़ा मज़े का कंसेप्ट है, जिसको बाज़ दफ़ा मिक्स कर दिया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो आर्जी स्टे भी हम इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रोल नंबर 1 पढ़ते हैं। केसेस इन विच टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड। वो कौन सी सूरत हाल हैं जिनमें टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाना चाहिए, वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। वेयर इन एनी सूट इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। आपके पास किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कोई बयान हल्फी हो। दूसरा, दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, कोई प्रॉपर्टी इशू हो। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि टेम्परेरी इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ गया, इसमें स्टे क्यों चाहिए? जो सेकंड पार्टी है वो सेल करना चाह रही है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, या दूसरी पार्टी क्या करना चाह रही है, वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है। आप उस पर तामीरात को रोकना चाह रहे हैं। इन सूट इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज और अलाइनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। और इसके बाद है दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद द व्यू टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स। इसमें वो बात क्या करता है, अगर आपको ख़तरा हो कि आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, डैमेज कर दिया जाएगा, डैमेज कर दिया जाएगा, उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी कंस्ट्रक्शन कोई और कर ले, उसके बाद क्या कोई दूसरी पार्टी जो है उसको सेल करना चाह रही है, सेकंड पार्टी, आप क्या करेंगे? आप अदालत में जाएंगे, टेम्परेरी स्टे लगवा देंगे। उस पर स्टे लगवाने के बाद अदालत को बताएंगे जी ये मेरी प्रॉपर्टी, इसके साथ मेरा लेन देन चल रहा है, हमारा एग्रीमेंट हुआ है। ये आप कहते हैं जी ए के साथ मेरा बी का या बी का ए का बी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। आप ए वाली साइड पे कहते हैं मैंने इससे 5 लाख का एग्रीमेंट किया है कि ये प्लॉट ये मुझे सेल करेगा, लेकिन अब मुझसे बयाना करने के बाद, टोकन करने के बाद ये फर्दर सेल करना चाह रहा है। ये देखिए जी मेरे पास इसका एफिडेविट है, ये मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट है। तो आप उस पर क्या करेंगे? टेम्परेरी स्टे लगवा सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 है हमारे पास, इंजेक्शन टू रिस्ट्रेंट रिपीटेशन और कंटिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। अब इसके जितने भी रूल्स हैं ऑर्डर 39 के, वो सारे ही तवज्जो से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसकी अब वर्डिंग पढ़ते हैं। इन एनी सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, whether compensation is claimed in suit or not, the plaintiff may at any time after the commencement of the suit and either before or after judgment apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right. The court may be order grant such injunction or such terms as the duration of the injunction, keeping an account, giving security or otherwise as the court thinks fit. इसका दूसरा पोर्शन है, ये लंबी वर्डिंग है, इसको पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ये कहता है कि ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया बी पर,
केस हो गया, दोनों कह रहे हैं कि जी आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप इसको फुलफिल करो, अभी स्टे नहीं लगा हुआ अकॉर्डिंग टू रूल 2। मैं आपको एक स्टोरी समझाना चाहूँ। अब ए ने बी पर केस कर दिया, स्टे नहीं लगवाया, जनरल केस किया कि भाई अपना मुआदा पूरा करो, तमील मुख्तस का दावा कर दिया। अब बी क्या करता है, बी जो है उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है या फर्दर बेच देता है। अब केस चल रहा है ए और बी के दरमियान अदालत में, स्टे नहीं लगा हुआ, जस्ट केस चल रहा है, स्टे नहीं लगा। अब जो बी है उसको रोका भी जा रहा है, यार अभी आपका और मेरा मैटर चल रहा है, इसको तो पहले सॉर्ट आउट कर दो, आप प्रॉपर्टी के पीछे लग गए हो। अब इसमें लॉ ये उसको ए को अलाउ करता है कि केस चल भी रहा हो, ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ सूट आप स्टे की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ड्यूरिंग केस चलते हुए आप स्टे की एप्लीकेशन फाइल करके स्टे लगवा सकते हैं प्रॉपर्टी पर, और उसको बार बार जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या बार बार ऑर्डर को वायलेट कर रहा है कोर्ट को, आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं। स्टे लगवाने के बाद फर्दर कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। अगर स्टे लग गया वो फिर उस पर कंस्ट्रक्शन या कुछ और करता है तो आप उसमें कंटेम्प्ट में चले जाएं, कंटेम्प्ट में जाकर उसको अरेस्ट करवा के अंदर लें। इसमें क्या करेगा, सेकंड पार्ट ये बताता है कि कोर्ट क्या करेगी, सारी सिचुएशन को देखते हुए उसको स्टे ग्रांट कर देगी, अगर उसको कोई लगेगा तो उसकी हक में कोई सिक्योरिटी क्या कहते हैं उसको सिक्योरिटी भी देगी। उसके बाद इसका रूल 3 पढ़ते हैं, सब रूल 3। In case of disobedience or of breach of any such terms, the court granting an injunction may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order such person to be detained in prison for a term not exceeding 6 months unless in the meantime the court directs his release। अब बार बार कोर्ट उसको ऑर्डर कर रहा है, भाई रुक जा, इसको ऑर्डर बार बार कर रही है अदालत कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाज आ जा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बाज आ जा, लॉ को वायलेट ना कर। ये बार बार वायलेट कर रहा है, लॉ क्या करेगा, ये अदालत जो है ये इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, जब्त कर लेगी। अगर वो फिर भी बाज नहीं आता, लॉ क्या करेगा, उसको 6 मंथ की जो है वो कैद दे देगी। 6 मंथ तक कैद करेगी या तब तक कैद करेगी जब तक अदालत मुनासिब समझे। अगला इसका पॉइंट पढ़ते हैं, वो इससे भी मज़ेदार है। सब रूल 4 पढ़ते हैं 2 का। नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी अटैचमेंट जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी। एट द एंड ऑफ विच टाइम if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold, and out of proceeding the court may award such compensation as it thinks fit and shall pay the balance if any two party entitled to thereof। अब क्या है जी, वो बार बार बाजी नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू रूल 4 क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी है वो 1 साल तक आप अटैच कर सकते हैं। 1 साल से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। वो बंदा बार बार फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अदालत क्या करेगी, उसको सोल्ड कर देगी, उसको बेच देगी, उसकी नीलामी करवा देगी। अब दोनों में जो बैलेंस बचता होगा ना, जिसके जितने बचते होंगे वो जो जितनी भी अमाउंट होगी वो दोनों पर डिवाइड कर देगी। अगर फिर भी इसके कुछ रहते होंगे या ज़्यादा होंगे वो उन पर बैलेंस करके जितना जिसका बनता होगा उसको दे के उसको सॉर्ट आउट कर देगी, अगर वो बंदा बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद इसका जी सब रूल 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं। बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। रूल 3 हमें क्या बताता है, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन, स्टे ग्रांट करने से पहले कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी कि ये केस आपके खिलाफ आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी की मैंने एग्जांपल दी है, इसमें हम ये करते हैं, अली बनाम जैन, अली जैन के खिलाफ केस पेश करता है। अब अली को अदालत उस वक्त तक स्टे नहीं देगी जब तक जैन को नोटिस नहीं होगी, लेकिन इसमें फ़र्दर क्या है, इसकी वर्डिंग डायरेक्ट पढ़ते हैं ताकि जो बाकी चीज़ें वो और ज़्यादा आपको समझाने में मुझे आसानी हो। द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन डायरेक्ट नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द सेम टू बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी। जब भी एक बंदा स्टे फाइल करेगा
टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए आएगा, दूसरी पार्टी को क्या होगा, नोटिस होगा तमाम सिचुएशन में। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट एट द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ ए डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर pledged with any bank or where the injection is to be granted against government or a government servant as such, or may any statutory authority, board or corporation set up or established by government in any case not involving the ejectment of any person from or the demolish of any premises the court may, where it appears that the object of granting injunction would be defeated by the delay, डिस्पेंस विद सच नोटिस। अब इसमें लॉ क्या कहता है, जब भी आपने गवर्नमेंट के अदारे के ख़िलाफ़ कोई स्टे करना है, उसमें तो क्या है, स्टे नोटिस जो है मैंडेटरी, स्टे की एक एप्लीकेशन होती है। वो हम जब भी कोई केस दायर करते हैं, आपने मैडम देखा होगा कि हम उसमें ऑर्डर 39 के तहत एक एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन लगाने का हमारा मकसद क्या होता है कि इस एप्लीकेशन के तहत हमें स्टे ग्रांट किया जाए। दावा भी होता है, साथ एप्लीकेशन भी सेपरेट होती है। तो इसमें यह कहता है कि जब गवर्नमेंट के अदारे हो, कोई लेन देन का हो, तो आपने ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करना ही करना है। लेकिन जब आपकी अटैच करदा प्रॉपर्टी को सोल किया जा रहा हो, बेचा जा रहा हो, जब आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो रही हो, जब आपकी इमारत को गिराया जा रहा हो, जब आपको ऑर्डर ये निकला है कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, या जब ये आ जाए कि आपका एकदम ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाए, उसमें पहले स्टे दिया जाएगा, फिर नोटिस होंगे, उसमें नोटिस के प्रोसेस को वायलेट कर दिया जाएगा। बात अंडरस्टैंड करके 4-5 चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हैं कि बाकी हर सूरत में जब भी गवर्नमेंट अदारा होगा, नोटिस मैंडेटरी। जनरल पार्टीज़ के दरमियान अक्सर स्टे हमें पहली डेट पर ही मिल जाता है। जब हम केस दायर करते हैं, हम स्टे उस प्रॉपर्टी पर, उस इशू पर इन वजह से लगवाते हैं। वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वो सेल करना चाह रहा होता है, ये कंस्ट्रक्शन या डैमेजेस वगैरह, हम स्टे लगवा लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 3 के नोटिस मैंडेटरी हैं। अब किन सूरतों में मैंडेटरी नहीं है वो भी नीचे बताएंगे। अगर कोई एजेक्टमेंट कर रहा हो, आपको निकाल रहा हो किसी बिल्डिंग से, आपकी कोई बिल्डिंग को गिराना चाह रहा हो, या आपको कोई नौकरी से निकाल रहा हो, या आपकी प्रॉपर्टी की कोई ऑक्शन हो रही हो, तो उस किस्म के ऑर्डर के खिलाफ आप स्टे लगवा सकते हैं, नोटिस चाहे बाद में हो जाए। रूल 4 है जी हमारे पास, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन में बी डिस्चार्ज, वेरिड और सेट असाइड। अब इसके तहत ऑर्डर जो है वो सेट असाइड होता है, किस एप्लीकेशन के तहत, और रूल 4 के तहत। Any order for injunction may be discharged or varied or set aside by the court, and application made thereto by any party dissatisfied with such order। अगर कोई भी दूसरी पार्टी, यानी अली ने स्टे लगवाया जैन के खिलाफ, जैन सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ से, वो आगे अपने आर्गूमेंट पेश करता है, वो अपने दलाइल देता है। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है तो अदालत क्या करेगी, अदालत स्टे खारिज कर देगी। अगर वो अदालत को सेटिस्फाई कर लेता है ये जो मेरी प्रॉपर्टी पर अली ने जैन की प्रॉपर्टी पर स्टे लगवाया ये बेसूद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे टीज़ करने के लिए लगवा रहा है, इसका कोई लिंक नहीं बनता, तो अदालत को मुतमिन करने के बाद अदालत से स्टे खारिज करवा सकता है। और जो टेम्परेरी इंजंक्शन का स्टे है वो अकॉर्डिंग टू रूल 4 खारिज होता है। उसके बाद 4A है जी, इंजेक्शन टू सीज टू बी इन फोर्स after a certain period, an injunction granted by a court in a suit which seeks to question the validity or illegal effect of any order made, proceeding taken or act done by any authority or person which has been made, taken or done, or purports to have been made, taken or done under any law which is specified in part 1 of the first schedule to be constitution, or relates to or is connected with the assessment or collection of public revenues, shall cease to have effect on the expiration of a period of 6 months following the day on which it is made, unless the case is finally decided or the injunction is discharged or set aside by the court earlier। अब गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू मैटर है या गवर्नमेंट का कोई जजमेंट है या उस पर कोई स्टे लग गया है, तो वो क्या कहते हैं, स्टे 6 मंथ तक चलेगा। अब 6 मंथ को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, ये नई अमेंडमेंट है, 1 साल कर दिया गया है। अब एक ख़ास टारगेट के लिए स्टे लगवाया होगा,
ख़ास पर्पज़ के लिए, ख़ास ड्यूरेशन के लिए। अब दूसरी पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही, एक किसी टेंडर पर कोई स्टे लगा हुआ है, कोई गवर्नमेंट का और प्रोजेक्ट पर है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टे है, तो वो लॉ क्या कहता है, वो 1 साल के बाद खुद ही वकेट हो जाएगा, 1 साल के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब वो फुलफिल हो जाएगा वैसे स्टे की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसने स्टे लगवा ली, उसके रहते ही 6 महीने थे, वो 6 महीने बाद वैसे ही फ़ारग हो गया, तो अब स्टे की ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ पर। उसके बाद है जी रूल 5, इंजेक्शन टू कॉरपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर्स। कॉरपोरेशन, बात आ गई है जी कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन 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 का जब भी लफ्ज़ आता है इसका मतलब क्या है जी, तंजीम, कोई अदारा। वो कहते हैं कि जब स्टे किसी कॉरपोरेशन या अदारे के ख़िलाफ़ होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एकेडमी है, रईस लॉ एकेडमी। अब जब इस पर रईस लॉ एकेडमी पर स्टे लगेगा ना, वो सिर्फ एकेडमी पर नहीं लगेगा, एकेडमी का जितना स्टाफ है ना सब उस स्टे को मानने के लिए बाउंड है, सब पर वो स्टे बाइंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्टे लग जाता है जी किसी सरकारी, वापडा पर स्टे लग जाता है, वापडा के एक जोन पर स्टे लग जाता है जी, ये हरकत नहीं करेंगे, आज लाइट ऑफ नहीं करेंगे। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं है कि सिर्फ वापडा के वो MG या DAM जो भी है वगैरह बड़ी सीटों में बैठे हैं, नहीं, वापडा के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब उस स्टे को मानने के लिए बाउंड है। रूल 5 हमें ये बताता है स्टे क्या है, सब पर बाइंडिंग है, उस कॉरपोरेशन, उस अदारे पर, जिस अदारे पर स्टे लगेगा। इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं, एन इंजेक्शन डायरेक्ट टू बी ए corporation is binding not only on the corporation of itself but also on all members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain। ਉਹਦਾ पर्सनल मामला कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी हमारे पास इंट्रालोकेटरी ऑर्डर, इसका सेकंड पार्ट। इंट्रालोकेटरी ऑर्डर, इसको अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये एक दरमियाना ऑर्डर होता है ताकि मामलात का जो वक्ती तौर पर कोई हल निकाला जाए। ये कब होता है, जब हमारी चीज़ें ऐसी हों, परशेबल हों, जब हमारी चीज़ें इस नोयत की हों कि उनके गल सड़ जाने का, ख़राब हो जाने का अंदेशा हो, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं कि जनाब ये हमें एक दफ़ा सेल कर लेने दिया जाए या एक दफ़ा इसको टकाने लगा लेने दिया जाए। उसके बाद कोर्ट की हम प्रोसीडिंग को देखते रहते हैं, दोनों पार्टियों में कोई भी और एप्लीकेशन दे सकता है। इसकी आप रूल 6 पढ़ते हैं, पावर टू ऑर्डर इंटरम सेल। रूल 6 है जी, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट। वर्ड्स पर गौर करना है, जब मैं वर्ड्स जिन पर फोकस करता हूँ इसका मतलब होता है मैं एक सेंस डेवलप कर रहा हूँ। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट, यानी एनी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है। Order the sale by any person named in such order and in such manner and on such terms as it thinks fit of any movable property being the subject matter of such suit or attached before judgment in such suit which is subject to speedy and natural decay or which for any other just and sufficient cause it may be desirable to have sold at once। इसमें क्या कहता है, दोनों पार्टियों ने केस आपस एक दूसरे के खिलाफ किया, दोनों पार्टियों में कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है कि ये जो चीज़ है वक्ती तौर पर एक दफ़ा हमें सेल कर लेने दिया, उसके बाद हम इसको फर्दर प्रोड्यूस नहीं करेंगे या सेपरेट नहीं करेंगे या कलेक्ट नहीं करेंगे, ताकि अभी की ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो प्रोडक्शन है, ये जो हमारा सूट मैटर्स है, सूट मटीरियल है, ये ज़ाया ना हो। आप एक और कोर्ट जिस तरह जिन शराइत पर भी ऑर्डर करना चाहे हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अभी की जो सूट प्रॉपर्टी की ये डिस्ट्रॉय ना हो, उसको बचाने के लिए इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे KFC है, KFC अब बर्गर्स के लिए सब्ज़ियाँ वगैरह उसको चाहिए होती हैं, बड़ी हाईली क्वालिटी की सब्ज़ियाँ उसके पास यूज़ होती हैं। अब उनका आपस में स्टे हो जाता है, वो सब्ज़ियाँ नहीं लाने देते, वो रुक जाता है सारा कंटेनर वगैरह जितनी उनकी सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं। अब क्या करेंगे, उनमें दोनों पार्टियों में कोई भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जहाँ अब ये जो चीज़ें हैं ना इनको एक दफ़ा यूटिलाइज़ हो लेने दिया जाए,
हमारा मैटर तो आ गया ना अदालत में, हम उसको मिल बैठ के देख लेते हैं। जैसे कोर्ट मुनासिब समझे कि बिफोर जजमेंट हम उस पर बात करने को तैयार हैं, हम उस पर अपने अपने वजूहात, अपने अपने जवाब पेश करने को तैयार हैं, लेकिन अभी ऑर्डर फरमा दिया जाए कि वन टाइम इस चीज़ को सेल कर लिया जाए या यूज़ कर लिया जाए। बात समझ आ गई? उसके बाद है जी रूल 7। पहला पोर्शन रूल 5 तक क्या था? टेम्परेरी इंजंक्शन था। रूल 6 के बाद हमें सारी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में डिटेल मिलेगी। डिटेंशन, रूल 7 पढ़ने जा रहे हैं। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, इट्स योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू ए सूट ऑन सच टर्म्स एज थिंग्स फिट। कोर्ट उन शराइत पर जिनको वो मुनासिब समझे किसी भी पार्टी को इजाज़त दे सकती है एप्लीकेशन के बाद। मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट और एज टू विच एनी क्वेश्चन मे बी अराइजन देयर। एक प्रॉपर्टी आ गई है, दोनों पार्टियों में से कोई भी उस मूवेबल प्रॉपर्टी के मुताल्लिक ऑर्डर क्या ले सकता है? डिटेंशन का ले सकता है। डिटेंशन क्या है जी? अपने कब्जे में लेने का। प्रिजर्वेशन, अपने पास संभालने का। उसके बाद क्या जी? इंस्पेक्शन, उस पर जांच पड़ताल करने का, उसका ख्याल रखने का। दोनों पार्टियों में कोई भी एप्लीकेशन देकर ऑर्डर ले सकता है। अब इसका सब रूल बी पढ़ते हैं। फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ और सेड authorized any person to enter upon or into any land of building in the possession of the any other party to such suit and। अब एक प्रॉपर्टी आ गई है, एक खेत है, कोई ऐसी प्रोडक्शन कंपनी है, उन किन मकसद के लिए दूसरी पार्टी एप्लीकेशन देकर ऑर्डर ले सकती है? डिटेंशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। उस प्रॉपर्टी में एंटर होने की इजाज़त ले सकती है, दाखिल होने की इजाज़त ले सकती है। उसके बाद सी है जी, फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस aforesaid authorized any samples। aforesaid का मतलब होता है ऊपर जिन चीज़ों का तज़किरा किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। any samples to be taken or any observation to be made or experiment to be tried which may seems necessary or expedient for the purpose of obtaining full information or evidence। इसमें क्या कहता है? सी में ये बताता है कि वो एप्लीकेशन देकर कोई भी पार्टी उसमें सैंपल कलेक्ट करने का, उस पर एक्सपेरिमेंट करने का, उन चीज़ों के मुतालिक ऑब्जर्वेशन देने के लिए राइट ले सकती है अदालत से। द प्रोविजन एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस शैल अप्लाई मोटेटस मोटेंडस टू पर्सन्स ऑथराइज्ड टू एंटर अंडर दिस रूल। यानी कि हस्ब मुताबिक कोर्ट को जैसे लगे वो उनको इजाज़त दे देगी। उसके बाद है जी हमारे पास रूल 8, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस। एन एप्लीकेशन by the plaintiff for an order under Rule 6(7) may be made after notice to the defendant at any time after institution of a suit. An application by the defendant for a like order may be made after notice to the plaintiff at any time। अब इंट्रालोकेटरी का ऑर्डर है, ए और बी पार्टीज है। अब पहले एप्लीकेशन इसने दी है, कहता है अकॉर्डिंग टू Rule 6 फैसला होना चाहिए, मुझे सेल करने का ऑर्डर दिया जाए। दोबारा कहता है जी नहीं, सेल करने के साथ साथ मुझे उस पर इंस्पेक्शन करने की, डिटेंशन या प्रिजर्वेशन का, यानी उस जायदाद को कब्जे में लेने का या उस पर जांच पड़ताल करने का या उसको अपने तहवील में लेने का भी इख्तियार दिया जाए। लॉ ये कहता है जब ये एप्लीकेशन देता है बी के खिलाफ अदालत में, तो उस वक्त तक इसके हक में ऑर्डर पास नहीं होगा जब तक बी को नोटिस नहीं जाए। ऑर्डर पास होने से पहले बी को नोटिस जाने ज़रूरी है। अब इसी के सब दूसरा पार्ट ये कहता है अगर बी जो है वो एप्लीकेशन देता है अकॉर्डिंग टू Rule 6 और 7, तो उसके लिए ए को ऑर्डर पहले नोटिस होना ज़रूरी है, फिर इनके हक में या खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास होगा। उसके बाद है जी हमारे पास Rule 9, व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ लैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब इसको पढ़ते हैं। वो कहता है इमीडिएट पोजेशन जो है वो किसी और के हैंड ओवर कर दी जाए, किन सिचुएशन में करनी चाहिए। अब इसको 1 पढ़ते हैं सारे को। वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट और tenure liable to sale is the subject matter of a suit if the party in possession of such land or tenure neglects to pay the government revenue or the rent due to proprietor of the tenure as the case may be, and such land or tenure is consequently ordered to be sold, any
other party to be sued claiming to have an interest in such land or tenure may be upon payment of the revenue or rent due previously to the sale and with or without security at the discretion of the court be put in immediate possession of the land or tenure. अब इसमें ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की अक्सर प्रॉपर्टी लीज पर मिल जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट पर अब हम ले लेते हैं, तो जिसके पास पहले प्रॉपर्टी थी वो अब ऑन टाइम जो है रेंट जो ड्यू है उसकी तरफ वो पे नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, उसकी तरफ पेंडिंग है। अब सेकंड पार्टी ये कहती है, फॉर एग्जांपल ए के पास प्रॉपर्टी थी, ये उसके सारे जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर रहा, उसको गवर्नमेंट को सही रेवेन्यू नहीं दे रहा। अब बी आगे कहता है जी मैं इसके जो जितने ड्यूज़ हैं जो उसकी तरफ भी रेंट बचता है, उसकी तरफ भी ड्यूज़ बचते हैं, मैं वो भी क्लियर करता हूँ, लिहाजा इसकी इमीडिएटली जो पोजेशन है इस प्रॉपर्टी की, इस लैंड की, वो मुझे अलॉट कर दी जाए। मैं इसका रेंट देने को भी तैयार हूँ, एडवांस देने को भी तैयार हूँ, जो इसका बकाया जाता है मैं वो भी फुलफ़िल करने को तैयार हूँ। अब इसका सब पढ़ते हैं, सब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। And the court in its decree awarded against the defaulter the amount so paid with interest thereon at such rate as the court thinks fit, or may charge the amount so paid with interest thereon at such rate as the court orders in any adjustment of the account which may be directed in the decree passed in it the suit. अब जो भी केस उनके दरमियान होगा कि ये प्रॉपर्टी मुझे अलॉट कर दी जाए, जो डिफ़ॉल्टर होगा उसको उसके मुताबिक जो है वो रेट पड़ जाएगा, अमाउंट पड़ जाएगी, कॉस्ट पड़ जाएगी, और दूसरे को जो भी रेट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसाइड किया जाएगा इसको किस कोर्ट रेट पर प्रॉपर्टी देनी। उसके बाद है जी रूल 10, डिपॉजिट ऑफ मनी इन कोर्ट वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट इज मनी और सम अदर थिंग capable of delivery and any party thereto admits that he holds such money or other thing as a trust for another party, or that it belongs or is due to another party, the court may order the same to be deposited in court or delivered to such last named party with or without security subject to the further discretion of the court. अब इसमें ये कहता है, अब सूट प्रॉपर्टी कोई अमाउंट है, कोई मनी है, फॉर एग्जांपल लॉ ये बताता है कि आपने जो भी चीज़ें देनी विद इन कोर्ट देनी, अदालत के अंदर जो भी अमाउंट देनी है किसी को कोर्ट के अंदर देनी है। और लास्ट थिंग, अगर कोई ऐसा बंदा आप एक चीज़ को एडमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ए ने पैसे देने बी के, ये इस चीज़ को एडमिट कर लेता है कि जिस सी इसका ट्रस्टी है, ए एडमिट कर लेता है, तो ये इसको भी पैसे दे, कोई इतराज़ नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन विद कोर्ट, ताकि कोर्ट के रिकॉर्ड में वो चीज़ होनी चाहिए। ये जी था हमारा ऑर्डर 39, जिसको हमने 1 बाय 1 करके पढ़ा है। पहले 5 हमें बताते हैं स्टे के मतलब, दूसरे 5 रूल हमें बताते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में, कि उन सिचुएशंस के लिए लॉ हमें क्या गाइड करता है। ठीक है।